आज हम जो दुनिया का नक्शा देखते हैं जिसमें 7 महाद्वीप और विशाल महासागर हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सोचना ही कितना अजीब है कि ये नक्शा पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बेहद धीमी गति से चल रही फिल्म जैसा है। बिल्कुल। और इस फिल्म के हिस्से लगातार खिसक रहे हैं और यही हिस्से ही हमारे महाद्वीप हैं। आज हम इसी बदलती पहेली की कहानी को समझने वाले हैं। हाँ, हमारे श्रोता ने हमें कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी भूगोल की किताब का चौथा अध्याय भेजा है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो आज हमारी कोशिश इसी अध्याय की गहराइयों में उतरकर ये समझने की होगी कि अल्फ्रेड वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के शुरुआती आइडिया से लेकर आज की प्लेट टेक्टोनिक्स की मॉडर्न थियरी तक हम कैसे पहुंचे। और इसमें हम खास तौर पर भारतीय प्लेट की उस अविश्वसनीय यात्रा पर ध्यान देंगे जिसने हिमालय को जन्म दिया। ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी बेहद जरूरी है। और यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। क्या कोई सोच सकता है कि भारत कभी एक विशाल द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया के पास से अपनी यात्रा शुरू करके एशिया से आ टकराया? आज हम इसी टक्कर की कहानी जानेंगे। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सामान्य सी लगने वाली बात से। कोई भी अगर ध्यान से अटलांटिक महासागर का नक्शा देखे तो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट एक दूसरे से मेल खाते हैं। हाँ, जैसे किसी पजल के दो टुकड़े हों। ये समानता इतनी साफ थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। 1596 में डच नक्शानवीस अब्राहम ओर्टेलियस ने पहली बार कहा था कि शायद ये महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे और बाद में अलग हो गए। लेकिन एक अंदेशे को एक ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत में बदलने का काम किया 1912 में एक जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने। उनका सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वेगनर का आइडिया बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि आज के सारे महाद्वीप कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे। सुपर कॉन्टिनेंट? हाँ, इसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया। और इस पैंजिया को चारों तरफ से एक ही विशाल महासागर घेरे हुए था जिसे पेंथालसा कहा गया। एक सुपर कॉन्टिनेंट और एक सुपर ओशन। हाँ। फिर क्या हुआ? वेगनर के हिसाब से लगभग 20 करोड़ साल पहले ये पैंजिया टूटना शुरू हुआ। पहले 2 हिस्सों में, उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवानालैंड। और फिर ये दोनों भी टूटकर आज के महाद्वीपों में बट गए। पर सिर्फ ये कह देना कि वह पजल की तरह फिट होते हैं, ये काफी तो नहीं था। वैज्ञानिकों को तो सबूत चाहिए होते हैं। और यही वेगनर की असली प्रतिभा दिखती है। वो सिर्फ एक मौसम विज्ञानी नहीं थे, बल्कि एक जासूस के तरह उन्होंने अलग अलग फील्ड से सबूत इकट्ठा करके अपना केस बनाया। एक केस? ये सुनने में मजेदार लग रहा है। तो उनका पहला सबूत क्या था? पहला सबूत तो वही था, वो तट। लेकिन वेगनर के बाद 1964 में बुलार्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की मदद से इन तटों को जोड़ा। और पता है क्या पता चला? क्या? कि ये तट आज की शोरलाइन पर नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे 1000 फैदम की गहराई पर, जहां महाद्वीप का असली किनारा होता है, वहां पर एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। अच्छा, तो मिलान आज के समुद्र तट पर नहीं बल्कि महाद्वीप के असली किनारे पर हो रहा है जो पानी के नीचे है। ये तो वाकई ज्यादा ठोस बात है। इसके बाद वेगनर ने भूविज्ञान की तरफ देखा, चट्टानों की तरफ। उन्होंने पाया कि अटलांटिक के दोनों तरफ के पर्वत श्रृंखलाओं की बनावट और उम्र एक जैसी है। अच्छा। हाँ, रेडियोमेट्रिक डेटिंग ने बाद में इसे साबित भी किया। ब्राजील की 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानों से हूबहू मेल खाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक ही पहाड़ को बीच से फाड़ दिया हो। ठीक है, तो सीन ऑफ द क्राइम मैच हो गया, फिंगरप्रिंट्स यानी चट्टानें भी मैच हो गई। और क्या था उनके केस में? अगला सबूत था जलवायु का। टिलाइट नाम की एक चट्टान होती है जो ग्लेशियर के पिघलने और जमने से बनती है। भारत के गोंडवाना क्षेत्र में ये चट्टानें मिलती हैं। अब भारत तो एक गर्म इलाका है, यहाँ ग्लेशियर कहाँ से आए? सही सवाल है। मजे की बात यह है कि ठीक वैसी ही टिलाइट चट्टानें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये सब कभी एक साथ थे। बिल्कुल, कि ये सारे भूभाग कभी दक्षिणी ध्रुव के पास एक साथ जुड़े हुए थे और एक ही विशाल बर्फीली चादर से ढके थे। ये तो बहुत मजबूत सबूत है। एक और सबूत है जिसने मुझे हमेशा हैरान किया है, घाना में मिलने वाला सोना। हाँ, प्लेसर डिपॉजिट्स। घाना के तट पर सोने के भंडार तो हैं, पर वहाँ सोने की कोई खान या स्रोत चट्टान नहीं है।
तो ये सोना आया कहाँ से? कहाँ से? जब आप अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ते हैं तो घाना के सामने ब्राजील पड़ता है, जहां सोने की बड़ी बड़ी खानें हैं। मतलब जब ये महाद्वीप जुड़े थे तो ब्राजील की नदियों से सोना बहकर घाना के इलाके में जमा हो गया। क्या बात है। और आखिरी कील ठोकी जीवाश्मों यानी फॉसिल्स ने। मेसोसारस नाम का एक छोटा सा रेंगने वाला जीव था जो सिर्फ ताजे या उथले खारे पानी में रह सकता था। ठीक है। उसके जीवाश्म सिर्फ 2 जगह मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। अब इन दोनों जगहों के बीच 4800 किलोमीटर का गहरा अटलांटिक महासागर है। वो जीव इसे तैरकर तो पार नहीं कर सकता था। तो इस सारे सबूतों के बाद तो वेगनर के सिद्धांत को हाथों हाथ लिया गया होगा। ऐसा लगता है कि केस तो उन्होंने जीत लिया था। यही कहानी में ट्विस्ट आता है। सबूत बहुत मजबूत थे, लेकिन वेगनर एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और वो सवाल क्या था? वो कौन सी ताकत थी जो इतने विशाल महाद्वीपों को हजारों किलोमीटर तक खिसका सकती थी? ये कोई छोटी मोटी नाव तो थी नहीं। सही बात है, इसके लिए तो बेहिसाब शक्ति चाहिए होगी। वेगनर का क्या कहना था इस पर? उन्होंने 2 बलों का सुझाव दिया। एक पोलर फ्लिंग बल जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है, और दूसरा ज्वारीय बल यानी सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। 1 मिनट, मतलब चांद सूरज की ताकत से पूरा का पूरा महाद्वीप खिसक जाएगा? ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। ज्वार भाटा आता है वो ठीक है, पर उससे पूरा दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग हो जाए? मैं समझ सकता हूं कि उस समय के वैज्ञानिकों ने इसे क्यों नहीं माना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस समय के भौतिकविदों ने हिसाब लगाकर बताया कि वेगनर ने जो बल बताए वे महाद्वीपों को 1 इंच भी हिलाने के लिए नाकाफी थे, और इसी एक कमी की वजह से उनका इतना शानदार सिद्धांत लगभग 40 सालों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो एक सही आइडिया गलत वजहों के चलते खारिज हो गया। लेकिन जैसा विज्ञान में होता है, एक अच्छा विचार कभी मरता नहीं है। बिल्कुल। और 1930 के दशक में आर्थर होम्स नाम के एक भूविज्ञानी ने वो इंजन खोज निकाला जिसकी वेगनर के सिद्धांत में कमी थी। अच्छा। उन्होंने संवहन धारा सिद्धांत यानी कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी। होम्स ने बताया कि पृथ्वी का मैंटल मतलब परपटी के नीचे की परत ठोस है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के कारण वो धीरे धीरे बहता है, एक बहुत गाढ़े तरल की तरह। जैसे शहद? हाँ, एक तरह से। मैंटल में रेडियोधर्मी तत्वों के कारण नीचे बहुत गर्मी पैदा होती है, जिससे गर्म पदार्थ ऊपर उठता है, फैलता है और फिर ठंडा होकर वापस नीचे डूब जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप पानी उबालते हैं तो पतीले में धाराएं बनती हैं। और होम्स ने कहा कि यही धाराएं अपने ऊपर रखी महाद्वीपीय प्लेटों को कन्वेयर बेल्ट की तरह चलाती हैं। ये तो गेम चेंजर रहा होगा। ये वो मिसिंग पीस था। लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें समुद्र की गहराइयों में देखना था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही संभव हो पाया। अच्छा, तो युद्ध के वजह से ये खोज हुई? हाँ, युद्ध के लिए पनडुब्बियों ने जब समुद्र के तल का नक्शा बनाना शुरू किया तो हैरान करने वाली बातें सामने आईं। पहली तो यही कि समुद्र का तल सपाट नहीं है, उसमें पहाड़ और खाइयां हैं। बिल्कुल। समुद्र के तल पर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे मध्य महासागरीय कटक कहते हैं, और इन कटकों पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज चट्टानों की उम्र को लेकर थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि महाद्वीपों पर तो 3 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी चट्टानें हैं, लेकिन समुद्र में कहीं भी 20 करोड़ साल से पुरानी चट्टान नहीं मिली। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा का पूरा समुद्र तल लगातार नया बन रहा है और पुराना कहीं गायब हो रहा है। ये एक तरह की विशाल रिसाइकलिंग फैक्ट्री है। एकदम सही। और इसी विचार को 1961 में हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग का नाम दिया। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग आखिर है क्या? हेस ने कहा कि मध्य महासागरीय कटकों पर मेंटल से लावा लगातार ऊपर आता है और जमकर नई समुद्री परपटी बनाता है। यह नई परपटी पुरानी परपटी को दोनों तरफ धकेलती है। इस तरह सागर का तल कटक से दोनों ओर फैल रहा है। लेकिन अगर समुद्र का तल लगातार फैल रहा है तो हमारी पृथ्वी का आकार क्यों नहीं बढ़ रहा? ये नई जमीन जा कहाँ रही है? बहुत अच्छा सवाल। हेस ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जहां एक और कटकों पर नई परपटी बन रही है, वहीं महाद्वीपों के किनारों पर मौजूद गहरी खाइयों में ये पुरानी समुद्री परपटी वापस मेंटल में धंसकर
पिघल जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। तो एक तरफ निर्माण और दूसरी तरफ विनाश, एक परफेक्ट साइकिल चल रही है। बिल्कुल। इस एक सिद्धांत ने सब कुछ समझा दिया कि कटक के पास चट्टानें नई क्यों हैं और दूर जाने पर पुरानी क्यों हो जाती हैं। और फिर 1967 में इन सभी आइडियाज को मिलाकर एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी सामने आई। हाँ, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने इन सब को जोड़कर प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया। ये आज भूविज्ञान का मतलब जियोलॉजी का आधार है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से अलग कैसे है? ये सबसे जरूरी बात है। वेगनर को लगता था कि महाद्वीप समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है कि ऐसा नहीं है। पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत, जिसे स्थलमंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, वो कई बड़े और छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। और महाद्वीप इन प्लेट्स का ही हिस्सा हैं। सही। असल में महाद्वीप नहीं खिसकते, बल्कि ये पूरी की पूरी प्लेट्स खिसकती हैं, और ये प्लेट्स नीचे की गर्म और अर्धपिघली परत, जिसे दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, के ऊपर तैर रही हैं। तो असल में महाद्वीप तो सिर्फ इन प्लेट्स पर बैठे यात्री हैं। क्या बात है। और ये प्लेट्स कितनी हैं? यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना जरूरी होगा। हाँ, 7 प्रमुख प्लेटें हैं। प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट। इनके अलावा कई छोटी प्लेटें भी हैं। और जब ये प्लेट्स चलती हैं तो इनके किनारे एक दूसरे से टकराते, रगड़ते या दूर जाते होंगे? बिल्कुल। और इन्हीं किनारों यानी प्लेट बाउंड्रीज पर दुनिया की ज्यादातर भूवैज्ञानिक हलचल होती है। ये 3 तरह की होती हैं। पहली, अपसारी सीमा, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। सही, यहाँ नई जमीन बनती है। दूसरी है अभिसारी सीमा, यहाँ प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। यहाँ एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। और यहीं पर सबसे शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बिल्कुल। और तीसरी है रूपांतर सीमा, जहाँ प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए अगल बगल खिसकती हैं। यहाँ न जमीन बनती है न नष्ट होती है, लेकिन जबरदस्त भूकंप आते हैं। तो ये पूरी कहानी अब जाकर समझ में आई। अब इस फ्रेमवर्क से हम भारतीय प्लेट की कहानी को समझ सकते हैं, जिसके लिए हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। भारतीय प्लेट की यात्रा भूवैज्ञानिक इतिहास की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। ये करीब 14 करोड़ साल पहले शुरू हुई, जब भारत, जो तब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से टूटकर अलग हुआ और उसने एक द्वीप के रूप में उत्तर की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू की। हाँ, एक विशाल द्वीप जो ठेथीस नाम के प्राचीन महासागर को पार कर रहा था। और उसकी मंजिल थी एशियाई प्लेट। ये यात्रा बहुत तेज थी, मतलब जियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अपनी यात्रा के दौरान क्या हुआ? लगभग 6 करोड़ साल पहले, जब ये भूमध्य रेखा के पास से गुजर रहा था, तब एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। दक्कन ट्रैप। बिल्कुल। उसी ज्वालामुखी लावा के जमने से दक्कन का पठार बना। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले वो हुआ जिसका सबको इंतजार था, वो महान टक्कर। भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर। और शायद पृथ्वी के इतिहास में इससे बड़ी टक्कर कोई और नहीं हुई है। ये महाद्वीप अभिसरण का सबसे शानदार उदाहरण है। जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो कोई भी नीचे नहीं धंसता, क्योंकि दोनों ही हल्की होती हैं। इसके बजाय वे एक दूसरे को दबाती हैं और उनके किनारे मुड़कर, टूटकर और सिकुड़कर ऊपर उठने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया ने तैथिस सागर के तलछट को ऊपर उठाकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया। ये सोचना ही अविश्वसनीय है, दुनिया की छत कही जाने वाली जगह कभी एक समुद्र का तल थी। और ये टक्कर आज भी जारी है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट में धंस रही है। यही वजह है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है और इस पूरे क्षेत्र में इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। सही। तो एक साधारण से अवलोकन से शुरू हुई कहानी कि 2 महाद्वीप एक पजल की तरह फिट होते हैं, हमें प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे एक ऐसे भव्य सिद्धांत तक ले आई जो पृथ्वी पर होने वाली लगभग हर बड़ी भूवैज्ञानिक घटना की व्याख्या करता है। ये विज्ञान की प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। वेगनर का मूल विचार क्रांतिकारी था, भले ही उनके पास उसे साबित करने के लिए सही मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन उनके विचार ने दूसरों को प्रेरित किया और नई खोजों के साथ सच्चाई धीरे धीरे सामने आ ही गई। तो आज की चर्चा को खत्म करने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि प्लेट्स आज भी चल रही हैं,
अटलांटिक महासागर चौड़ा हो रहा है, प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है और भारतीय प्लेट हिमालय को और ऊपर धकेल रही है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि आज से 5 या 10 करोड़ साल बाद इस ग्रह का नक्शा कैसा दिखेगा। क्या कोई नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा? हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हमेशा बदल रहा है और हम उस बदलाव का हिस्सा है।